अब देखिए, हाल ही में एक बड़ा महत्वपूर्ण घटनाक्रम हुआ है। गुड आफ्टरनून भाई। तो एक इम्पॉर्टेंट घटनाक्रम हुआ है, और वो क्या है? कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 142 का उपयोग करते हुए भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने राजीव गांधी हत्याकांड में जिन दोषी थे, नाम क्या था? पेरारीवलन, एजी पेरारीवलन, इनको छोड़ दिया, रिहा कर दिया है। ठीक है। तो ये पूरा सिस्टम, ये पूरी बात क्या है, इसको मैं थोड़ा सा पहले आपको बता देता हूँ, ये कॉन्सेप्ट क्या है, और फिर इसको मैं अपनी भाषा में, सिंपल भाषा में लिखवा भी दूंगा। इसके अंदर तो लिखा हुआ है, जो है ही आपके पास में मिलेगा ही। तो भाई बात क्या है कि संविधान का अनुच्छेद 142 है क्या, पहले ये समझिए। सुप्रीम कोर्ट को भारतीय संविधान का अनुच्छेद 142 एक ऐसी शानदार शक्ति देता है जो कई बार विवादास्पद भी रहती है, डिबेटेबल भी रहती है कि क्या इतनी बड़ी शक्ति सर्वोच्च न्यायालय को देनी चाहिए क्या। शक्ति क्या है? शक्ति यह है कि अगर सुप्रीम कोर्ट को यह लगता है कि अगर न्याय को स्थापित करना है, भारत में न्याय स्थापित करने की सबसे बड़ी संस्था कौन सी है? सर्वोच्च न्यायालय। तो सर्वोच्च न्यायालय को अगर यह लगता है कि न्याय स्थापित करना है, और उसको स्थापित करने के लिए अगर लीक से हटकर, प्रक्रियाओं से हटकर, सबूतों से हटकर किसी भी अन्य संस्था को बाईपास करके कोई काम करना पड़ जाए, तो सुप्रीम कोर्ट वो काम कर सकती है। जैसे मान लीजिए कि भारत के राज्यपाल और राष्ट्रपति की गतिविधियों पे सुप्रीम कोर्ट इंटरफेरेंस नहीं करती है। ठीक है, क्योंकि भारत का राज्यों का जो राज्यपाल होते हैं वो कौन होते हैं? नाम मात्र के प्रमुख होते हैं, राष्ट्रपति होते हैं, माननीय राष्ट्रपति। तो उनके बारे में भारत का सर्वोच्च न्यायालय हस्तक्षेप नहीं करता है ना। उनके द्वारा किए गए काम उनकी प्रक्रिया से होते हैं, जब तक कि वो काम असंवैधानिक टाइप के ना हो, है ना, उन पर हस्तक्षेप सुप्रीम कोर्ट नहीं करता। लेकिन अगर सर्वोच्च न्यायालय को लग जाए कि न्याय स्थापित करने के लिए अगर हमें राज्यपालों और राष्ट्रपति के कामों को भी अपने हिसाब से व्याख्या करनी पड़े, तो हमें करनी पड़ेगी, और सुप्रीम कोर्ट ऐसा कर सकता है। अनुच्छेद 142 सुप्रीम कोर्ट को इस प्रकार की शक्ति देता है। तो जब राज्यपाल और राष्ट्रपति इसमें आ गए तो समझ लीजिए कि संसद, विधानसभाएं, इनका तो कोई रोल ही नहीं है। तो भारत का कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 142 सुप्रीम कोर्ट को इस प्रकार की शक्ति देता है, और यह कह सकते हैं कि सुप्रीम कोर्ट का वीटो है। वीटो का मतलब क्या होता है? सुप्रीम कोर्ट जो चाहे वो इस आर्टिकल के तहत कर सकता है। मैं बताऊंगा इसमें विवाद क्यों है, उस पर भी बात करेंगे, लेकिन आर्टिकल समझ में आया ना आपको? अब बात क्या है, अब इस पर्टिकुलर केस को देख लेते हैं। राजीव गांधी की हत्या का हुई 1991 में। 1991 में राजीव गांधी की हत्या हुई, दोषियों को पकड़ा गया, मुकदमा चलाया गया। मुकदमा चलाने के बाद उनको फांसी की सजा दे दी गई। ठीक है, लेकिन बाद में इस फांसी की सजा को सुप्रीम कोर्ट ने उम्र कैद में बदल दिया। समझ गए? ब्रीफ में बता रहा हूं। बाद में क्या हुआ कि सुप्रीम कोर्ट ने इस फांसी की सजा को किस में कन्वर्ट कर दिया? उम्र कैद में कन्वर्ट कर दिया। तो 30 साल के से ज्यादा, 30 साल के करीब जेल में रहने के बाद जो पेरासीवलन थे, उन्होंने तमिलनाडु राज्य में राज्यपाल के पास में क्षमादान की एप्लीकेशन लगाई, याचिका लगाई। याद रखिएगा, अगर अगर मृत्युदंड होता तो राज्यपाल जो थे, गुड आफ्टरनून आरती, ठीक है ना, तो मृत्युदंड होता तो राज्यपाल क्षमा नहीं कर सकते थे। लेकिन अब वो किस में आ गए हैं? ये तो उम्र कैद की बात थी, तो राज्यपाल क्षमा कर भी सकते थे। ठीक है, राज्यपाल ने इस पर कोई स्टेप नहीं लिया, मतलब जो क्षमादान की याचिका थी वो राज्यपाल के पास लंबित ही रह गई। इसी बीच तमिलनाडु की विधानसभा ने एक प्रस्ताव पारित कर दिया, तमिलनाडु की विधानसभा ने, और उसने कहा कि इनको, जिन दोषियों को इतने समय से जो जेल में हैं और जिनको मृत्युदंड को सुप्रीम कोर्ट कन्वर्ट कर चुका है आजीवन कारावास में, और आजीवन कारावास जनरली होता है कितने टाइम का? 14 वर्षों का होता है। ठीक है, जो उससे ज्यादा अवधि तक जेल में रह लिए और मृत्युदंड उनको दिया नहीं जाना है, ठीक है, तो राज्यपाल कृपया इनको माफ कर दो। ठीक है, तमिलनाडु की विधानसभा ने ऐसा प्रस्ताव पारित किया, लेकिन तमिलनाडु के राज्यपाल ने फिर भी कोई फैसला नहीं किया। तमिलनाडु के राज्यपाल ने कोई फैसला नहीं किया और पेरासीवलम जो है वो जेल में ही रहा। राज्यपाल पर जब दबाव बढ़ा तो राज्यपाल ने क्या किया? अपने पास में आए हुए किसी भी सिफारिश को राज्यपाल राष्ट्रपति के पास में आरक्षित रखवा सकता है, संविधान के आर्टिकल 200 के अंतर्गत। ठीक है, तो तमिलनाडु के राज्यपाल ने इस सिफारिश को किसके पास भेज दिया? भारत के राष्ट्रपति को, और लंबे समय तक राष्ट्रपति जी ने भी इस पर कोई निर्णय नहीं लिया। सुप्रीम कोर्ट ने आर्टिकल 142 का उपयोग किया और कहा कि अगर राष्ट्रपति जी एक हफ्ते के अंदर अंदर इसमें निर्णय नहीं लेते हैं कि क्या ये इनको क्षमा करते हैं अथवा नहीं, भाई आपका निर्णय आने के बाद हमारी काम शुरू होगा, लेकिन एक सप्ताह के अंदर अंदर अगर आपने निर्णय नहीं लिया तो सब सर्वोच्च न्यायालय आर्टिकल 142 का उपयोग करेगा
और सर्वोच्च न्यायालय ने आर्टिकल 142 का फिर उपयोग किया, क्योंकि राष्ट्रपति जी ने भी कोई निर्णय नहीं लिया, ठीक है, और 142 का उपयोग करके पेरासिवलम को रिहा कर दिया, ठीक है। अब ये रिहा होना कोई बड़ी घटना नहीं है, बड़ी घटना है आर्टिकल 142 के तहत रिहा होना। रिहा होने का तो मतलब क्या है, कोर्ट किसी को बंदी बनाता है, किसी को रिहा करता है, जो दोषी पाया जाता है उसको बंदी बना लेता है, जो निर्दोष पाया जाता है उसको रिहा कर देता है। ये कोई बड़ी मैजिकल बात नहीं है। जो इसमें शानदार बात है वो ये है कि भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने संविधान के अनुच्छेद 142 का उपयोग करके ये कार्य किया है। कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 142 का उपयोग करके ये काम किया है। और ये 142 क्या है, इसके अंतर्गत सर्वोच्च न्यायालय अपनी शक्तियों का उपयोग इस प्रकार करता है कि न्याय सुनिश्चित हो सके। अगर न्याय को सुनिश्चित करने के लिए सर्वोच्च न्यायालय को अगर प्रक्रियागत कामों से हटना भी पड़े, जो उसकी ओरिजिनल प्रोसीडिंग्स है उससे हटकर उससे कुछ डाइवर्ट भी होना पड़े, तो भी सुप्रीम कोर्ट ये आर्टिकल 142 के तहत काम कर सकता है। ये है अनुच्छेद 142 और 142 का वर्तमान संदर्भ। चीज क्लियर है? ठीक है। अब जरा देखिए कि इसके अंदर आपको क्या दिखा दे रखा है। देखिए भाई, जहां मुझे लगेगा कि चीजें थोड़ी सी अस्पष्ट है मैं लिखवा दूंगा, और जहां एकदम सामने सामने क्लियर हो रही होगी उसको लिखवाने की कोई जरूरत ही नहीं है, ठीक है। जैसा मैंने आपको कल पिछले क्लास में कहा था कि मैं इसमें एक इनोवेशन करूंगा कि मैं भी कुछ लिखवाऊंगा, है ना। लिखने से थोड़ा सा दिमाग भी चलता है, जब आप लिखते हो तो याद भी होती चीजें। लेकिन जो चीजें एकदम स्पष्ट है उसको तो मैं नहीं लिखवाऊंगा, लेकिन जो चीजें एकदम स्पष्ट नहीं है उसको मैं लिखवा दूंगा, ताकि आपके दिमाग में 100% क्लियरिटी आ जाए कि चीजें क्या है और क्या नहीं है, ठीक है। देखिए भाई, हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने क्या किया है, राजीव गांधी हत्याकांड में उम्र कैद के जो एक दोषी थे, कौन थे, पेरासिवलम, उनको रिहा करने का निर्देश दिया है। न्यायमूर्ति राघेश्वर राव की पीठ ने अनुच्छेद 142 की असाधारण शक्ति का इस्तेमाल किया। मुझे लगता है चीजें क्लियर है आपको, ठीक है। अब ये आर्टिकल 142 क्या है, 27 मई 1949 को संविधान सभा के द्वारा आर्टिकल 142 अपनाया गया। सर्वोच्च न्यायालय के आदेशों और आदेशों को लागू करने से संबंधित आर्टिकल है। यह आर्टिकल सुप्रीम कोर्ट के आदेशों और उसके आदेशों को लागू करने से संबंधित आर्टिकल है। इसकी एक उपधारा क्या कहती है, सिंपल सी बात समझना, उपधारा धाराओं में उलझने की बजाय सिंपल सी एक बात समझना। अनुच्छेद 142 सुप्रीम कोर्ट को यह शक्ति देता है कि सुप्रीम कोर्ट अपने अधिकार क्षेत्र का प्रयोग करते हुए, यहां से समझना, सुप्रीम कोर्ट अपने अधिकार क्षेत्र का प्रयोग करते हुए ऐसे आदेश दे सकता है या पारित कर सकता है जो कि उसको पूर्ण न्याय को स्थापित करने के लिए आवश्यक लगे। सर्वोच्च न्यायालय न्याय स्थापित करने के लिए ऐसे आदेश दे सकता है जो उसको उपयुक्त लगे। इसके अंतर्गत वो अपने अंदर लंबित, मतलब कुछ कोई मुकदमा उस पर पेंडिंग हो, तो उस पेंडिंग में न्याय और इस प्रकार पारित कोई डिग्री या आदेश पूरे भारत के क्षेत्र में लागू करने के लिए दे सकता है। यानी कि अगर कोई संसद का अधिनियम हो उसको भी बाईपास किया जा सकता है, कोई विधानसभा का अधिनियम हो उसको भी बाईपास किया जा सकता है। सुप्रीम कोर्ट ये काम कर सकता है आर्टिकल 142 के अंतर्गत। चलिए इसको जरा ब्रीफ में लिख लीजिए। लिखिए, लिखोगे किस तरह से, सीधे सीधे आर्टिकल 142। देखते ये इनोवेशन हमारा कैसा रहता है। स्लाइड से पढ़ने की जो आपकी आदतें थी वो आदतें में कितना लिखिए, संविधान का अनुच्छेद 142 सर्वोच्च न्यायालय को विवेकाधीन शक्ति देता है। अब अगली लाइन से लिखना, अगर आप चीजों को स्पष्ट रखना चाहो ना, एक चीज पकड़ो, जब भी आप चीजों को स्पष्ट करना चाहो दूर दूर लिखो। जब आप पढ़ोगे ना तो आपको ज्यादा स्पष्ट होगा, और आपस में मिला जुला रहेगा ना तो अगली लाइन मैच कर जाएगी आपके साथ में। ये भी एक टिप है आपको, रोज कुछ ना कुछ मैं आपको समझाता रहता हूँ। चीजों को दूर दूर लिखो। आप कॉपी भरने के से चिंता मत करो, एक पेज पर कुछ भी लिखो ना, जैसे कोई भी सब्जेक्ट पढ़ रहे हो, अगर आपने 1-2 लाइनें लिखी फिर गैप डाल दिया, फिर तीसरी लाइन लिखी गैप डाल दिया,
जितना दूर दूर लिखोगे आपको स्पष्टता उतनी आएगी, क्योंकि एक ह्यूमन नेचर क्या होता है कि उसकी आंखें जो होती है ना वो नीचे भी पकड़ने लग जाती है, ऊपर भी देखने लग जाती है। ऐसी किताबें जिसमें बहुत छोटा फॉन्ट हो, पढ़ने में इरिटेट करती कि नहीं करती है, मुश्किल करती कि नहीं करती है। और ऐसी किताबें जिसके अंदर स्लाइड्स जो होती है, आपको टीवी पर या यूट्यूब वगैरह पे कोई वीडियो देखते हो, उसकी जो स्लाइड है, एक स्लाइड में 4 पॉइंट लिखे हुए हैं, 5 लिखे हुए हैं, तो लगता है एक एक पॉइंट क्लियर हो रहा है ना, जबकि वही पॉइंट उसमें भी लिखे हुए थे। क्लियरिटी क्यों नहीं आ रही है? क्योंकि प्रस्तुतिकरण का ढंग, तो उसको सही करना। अगली लाइन से लिखना, अगली लाइन से लिखना, इस अनुच्छेद के अंतर्गत देखो तुम अभी भी पास घुसा के लिख रहे हो, यादव जी दूर करो इसको, अगली लाइन छोड़ दो इसको यार, एक रजिस्टर मैं दे दूंगा तुमको अगर ज्यादा टेंशन है तो। पेपर की चिंता कर रहे हो क्या? कईयों की आदत होती है कि नहीं नहीं नहीं, उस रजिस्टर की जो पीछे पुट्ठा है उस पर भी लिखेंगे हम, तो थोड़ा सा दूर दूर लिखो, है ना। लिखिए, इस अनुच्छेद के अंतर्गत सर्वोच्च न्यायालय को यह शक्ति दी गई है कि वह ऐसे आदेश या डिक्री, डिक्री, डिग्री मत बोलना, डिक्री, ये जो लिखा हुआ है ना डिक्री, ये लिखना डिक्री, वह ऐसे आदेश या डिक्री पारित कर सकता है जो उसके समक्ष लंबित किसी भी मामले में पूर्ण न्याय प्रदान करने के लिए आवश्यक हो। पूर्ण न्याय वर्ड को घेरे में डाल लेना, अंडरलाइन कर लेना, पूर्ण न्याय प्रदान करने के लिए आवश्यक हो। अगला पॉइंट, सर्वोच्च न्यायालय का यह आदेश प्रत्येक कानून से ऊपर माना जाएगा। गुड आफ्टरनून रंजन। अगला पॉइंट लिखिए, इस अनुच्छेद का औचित्य यह है, इस अनुच्छेद का औचित्य यह है कि ऐसे लोग जो वंचित हैं या जिन्हें प्रशासनिक देरी के कारण न्याय नहीं मिल पा रहा है, या जिन्हें प्रशासनिक देरी के कारण न्याय नहीं मिल पा रहा है, उन्हें न्याय प्राप्त होगा। ठीक है, चीजें स्पष्ट हुई थोड़ी सी और समझ में आया? तो ये प्रयोग आपको ठीक लग रहा है? इस इनकी तुलना में ये लाइनें ज़्यादा क्लियर है कि नहीं है जो मैंने बताया? हाँ, न्यू स्टूडेंट सर, गुड आफ्टरनून। गुड आफ्टरनून गजेंद्र साहू जी। आगे लिखिए, अब एक हेडिंग लगाना, अनुच्छेद 142 का
पूर्व में किए गए कुछ प्रयोग, अनुच्छेद 142 के पूर्व में किए गए कुछ प्रयोग। बिल्कुल बिल्कुल, राष्ट्रपति की क्षमादान करने की शक्ति से भी ऊपर है। ऊपर नहीं है, मतलब उसको ढंग से लागू करवाने के लिए सुप्रीम कोर्ट ये करता है। पूर्व में किए गए कुछ प्रयोग, नंबर 1, मनोहर लाल शर्मा बनाम प्रमुख सचिव केस। अब सीधे केस के नाम लिख लो, क्योंकि आपसे एग्जाम में केस की डिटेल में नहीं पूछेंगे। आपको ये पता होना चाहिए कि सुप्रीम कोर्ट ने कहां का इसका उपयोग कुछ मामलों में किया है। मनोहर लाल वर्मा बनाम प्रमुख सचिव केस। नंबर 2, AR अंतुले बनाम RS नायक केस। RS नायक, AR अंतुले लिखूं क्या? ये लिखा हुआ भी है इसमें, ये रे, दिख रहे? AR अंतुले बनाम RS नायक केस। तीसरा लिखिए लक्ष्मी देवी बनाम सत्यनारायण केस। इसके विस्तार में मत जाओ। लक्ष्मी देवी बनाम सत्यनारायण केस। और नंबर 4, यूनियन कार्बाइड बनाम भारत संघ केस। यूनियन कार्बाइड कॉरपोरेशन बनाम भारत संघ केस। यूनियन कार्बाइड बनाम भारत संघ केस। एक सेकंड, यूनियन कार्बाइड कॉरपोरेशन बनाम भारत संघ केस, पहले इसे लिखो। और नंबर 5, सिद्दीक बनाम महंत सुरेश दास केस। अयोध्या मामले का ये मामला था, सिद्दीक बनाम महंत सुरेश दास केस। तो अब पांचों मामले स्पष्ट है ना आपके सामने। ऐसा सुप्रीम कोर्ट ने बहुत बार किया, लेकिन ये 5 इंपॉर्टेंट मामले हैं। इन मामलों में क्या हुआ था उसके चक्कर में मत पड़ना भाई, ठीक है ना। जैसे यूनियन कार्बाइड का मामला बड़ा फेमस था। उसमें क्या था कि भोपाल गैस त्रासदी हुई थी, मिथाइल आइसोसाइनेट गैस निकली थी और आधा भोपाल जो है जो कि बेहोश हो गया था, कुछ लोग मर गए थे, बड़ी खतरनाक त्रासदी थी। तो उसके बाद में जो कॉरपोरेशन थी यूनियन कार्बाइड, मतलब जिसकी कंपनी थी जहां से इस खतरनाक गैस का रिसाव हुआ था, तो केंद्र सरकार ने, संसद ने कानून बना दिया था कि मुआवजा मैक्सिमम कितना लिया जाएगा, ठीक है। और उस समय लोगों ने माना कि यह मुआवजे की राशि उचित नहीं है। केंद्र सरकार भी कम मुआवजा लेने को राजी हो गई, क्योंकि कहीं ना कहीं कार्बाइड से उसकी गठबंधन हो गया होगा। बड़े बड़े ऑर्गेनाइजेशन के साथ केंद्र सरकार का गठबंधन हो जाता है किसी भी सरकार का। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि भले ही संसद ने कानून बना दिया हो कि इससे ज्यादा मुआवजा नहीं मिलेगा, लेकिन हम आदेश देते हैं आर्टिकल 142 का उपयोग करके कि मुआवजा इससे ज्यादा दिया जाए, ठीक है। क्योंकि न्याय स्थापित करने के लिए यहां मुआवजे की राशि को भी देखना जरूरी है। तो आर्टिकल 142 क्लियर हुआ आप लोगों को, सबको क्लियर हुआ। अनुच्छेद 142 क्या है यह समझ में आ गया होगा। पूर्व में सुप्रीम कोर्ट ने ऐसा किया है यह समझ में आ गया होगा। और मेन एम क्या है आप ये पकड़ना, जब आप मेंस का भी कोई आंसर लिखो, देखिए जीएस में मेंस में भी लिखने आ सकता है ये आंसर, ये शब्द आना चाहिए न्याय स्थापित करने हेतु। ये जो वर्ड मैंने अंडरलाइन कराया ना, न्याय को स्थापित करने हेतु, ये इंपॉर्टेंट वर्ड है। क्योंकि अगर आप न्याय वर्ड नहीं बोलोगे तो क्या सुप्रीम कोर्ट क्या भारत का मतलब कह सकते हैं भगवान हो गया है क्या? ऐसा नहीं हुआ है। न्याय स्थापित करने हेतु अगर सुप्रीम कोर्ट का लगता है कि यहां पर उसको कुछ विशेष शक्तियों का उपयोग करना पड़ेगा जो संविधान के अनुच्छेद 142 के अंतर्गत दी गई है, देन सुप्रीम कोर्ट कैन डू इट। चीज समझ में आ गई आपको। अब लिखिए वर्तमान संदर्भ, जो अभी उसने किया है वो क्या किया है। फर्स्ट पॉइंट लिखना, 21 मई 1991 को तत्कालीन प्रधानमंत्री राजीव गांधी की हत्या हुई। तत्कालीन प्रधानमंत्री राजीव गांधी की हत्या हुई 21 मई 1991 को। 21 मई 1991 को तत्कालीन प्रधानमंत्री राजीव गांधी जी की हत्या हुई।
अगला पॉइंट, इस मामले में कोर्ट ने, दूर से दूर दूर लिखना, फिर बोल रहा हूं, इस मामले में कोर्ट ने, न्यायालय ने पेरारी वलन, जिससे संबंधित मुकदमा है, पेरारी वलन, कोर्ट ने पेरारी वलन समेत कुछ अन्य आरोपियों को मौत की सजा सुनाई। मौत की सजा सुनाई, मृत्युदंड दिया। नेक्स्ट लिखना, आरोपियों ने भारत के राष्ट्रपति के समक्ष, आरोपियों ने भारत के राष्ट्रपति के समक्ष क्षमादान की याचिका प्रस्तुत की। जिस पर 11 वर्षों तक राष्ट्रपति जी ने कोई फैसला नहीं लिया। समझ में आ रहा है? अगला पॉइंट, 2014 में सर्वोच्च न्यायालय ने आरोपियों की सजा को मृत्युदंड में बदल दिया, सॉरी, आजीवन कारावास में बदल दिया। घटनाक्रम लिंक कर पा रहे हो? वो भी यही इशू था। इतने पर ठहरिए जरा, मैं घटनाक्रम समझाता हूं आपको। ये लिख लिया ना, 2014 में सुप्रीम कोर्ट ने आरोपियों के मृत्युदंड को किसमें कन्वर्ट कर दिया? आजीवन कारावास में। उसमें क्या हुआ था पता है? राम जेठमलानी जो एक फेमस अधिवक्ता थे, उस समय जीवित थे, राम जेठमलानी ने सुप्रीम कोर्ट में इनकी पैरवी की थी और इन्होंने कहा कि इनको मृत्युदंड मिल गया। राष्ट्रपति जी के पास में 11 सालों से फाइल पड़ी है कि मृत्युदंड माफ कर दो। हमारा मुवक्किल रोज मर रहा है ये सोच सोच कर कि मुझे कल मार देंगे। बात समझे कि नहीं? किसी को मृत्युदंड मिला, उसने क्षमा याचिका लगाई है, अब उस क्षमा याचिका पर फैसला करो। अगर आपको उसको मृत्युदंड देना है तो दे दो, मृत्युदंड नहीं देना है तो छोड़ दो। कब? अरे 1 महीना ले लो, 2 महीने ले लो, 5 महीने ले लो, 6 महीने ले लो। ऐसा कौन सी सलाह मशवरा चल रहा है आपका कि 11 साल ले लिया आपने? यानी कि वो आदमी जीवित रहते भी मारा जा रहा है। हाँ, मानसिक प्रताड़ना हो रही कि नहीं हो रही है? मान लीजिए कि कल आपको कह रहे कि कल आपको मृत्युदंड मिलने वाला है ना, तो आप डरे डरे से रहोगे। आज आप सोचोगे कि क्या करूं क्या नहीं करूं, आप अपने जीवन के काम नहीं कर पाओगे, है ना। लेकिन कल नहीं मिला, फिर आपको कह देंगे कि अभी 2 दिन बाद, फिर 2 दिन, आप फिर 3 दिन बाद, तो पढ़ पाओगे? यहाँ पे एडमिशन ले लोगे क्या? मतलब अगर कोई आपको बोले, है ना, जैसे आपको यहाँ से फोन जाए कि नया बैच चल रहा है, तो आप बोलोगे जी बैच क्या, मेरे को तो कभी भी फांसी की सजा हो सकती है। बात समझे कि नहीं? और पता पड़ा 11 साल निकल गए इस बात में। तो राम जेठमलानी ने इस आधार पर सुप्रीम कोर्ट में जाकर ये याचिका लगाई थी कि इनकी सजा को कम कर दो। और सुप्रीम कोर्ट ने माना कि जिनको मृत्युदंड मिल गया है उनके भी मानव अधिकार है। सुप्रीम कोर्ट ने क्या माना कि जब तक किसी व्यक्ति का मृत्युदंड मिला हुआ है और उसको सजा मिली नहीं है, एग्जीक्यूशन नहीं हुआ है, उसके मानव अधिकार तब भी है। काल कोठरी में बंद कर रखा है 11 साल से, ये कोई बात हुई भाई? काल कोठरी में बंद कर रखा, सजा दो। तो सुप्रीम कोर्ट ने उस समय भी क्या कहा कि इस पर जल्दी फैसला लीजिए, अब इस पर क्या कर दो, इनको दे दो आजीवन कारावास। अब ये आजीवन कारावास की सजा जैसी हुई, तमिलनाडु की विधानसभा ने कहा इनको रिहा करो, क्योंकि आजीवन कारावास तो 14 साल का ही होता है और इतने सालों से जेल में बंद है। तो तमिलनाडु की जो विधानसभा थी, उन्होंने प्रस्ताव पारित किया कि इनको रिहा करो। और इनके वकीलों ने कहा कि आप एक क्षमा याचिका राज्यपाल के पास लगा दो, क्योंकि अब तो राज्यपाल के पास भी लगाई जा सकती है, मृत्युदंड तो आपका चेंज हो चुका है। राज्यपाल के पास क्षमा याचिका लगी और लंबे समय तक उन्होंने भी निर्णय नहीं लिया, तब जाकर पेरासिवलम को रिहा कर दिया गया। लिख लीजिए, अगला पॉइंट लिखिए। लिखिए, उम्र कैद के तहत कम से कम 14 वर्ष की सजा काटनी पड़ती है। उम्र कैद के तहत
कम से कम 14 वर्ष की सजा काटनी पड़ती है आरोपियों ने माननीय राज्यपाल के पास, तमिलनाडु के राज्यपाल के पास क्षमादान की याचिका लगाई और उस पर राज्यपाल जी ने लंबे समय तक कोई फैसला नहीं किया नेक्स्ट पॉइंट। हाँ, आरोपियों ने राज्यपाल जी के पास क्षमादान की याचिका लगाई जिस पर लंबे समय तक राज्यपाल जी ने कोई फैसला नहीं किया। नेक्स्ट पॉइंट। कुछ दिनों पूर्व तमिलनाडु की विधानसभा ने एक प्रस्ताव पारित किया कि आरोपियों को रिहा कर दिया जाए, लिख लो, इन्हें रिहा कर दिया जाए। इस प्रस्ताव को राज्यपाल ने राष्ट्रपति के पास आरक्षित रख दिया। इस पर सर्वोच्च न्यायालय ने 1 सप्ताह का समय दिया कि राष्ट्रपति इस पर निर्णय करे। सर्वोच्च न्यायालय ने कि राष्ट्रपति इस पर निर्णय करे। जब उनका कोई निर्णय नहीं आया तो सुप्रीम कोर्ट ने अनुच्छेद 142 का उपयोग करते हुए पेरासीवलम को रिहा करने का आदेश दिया। भारत के राष्ट्रपति जी 1 सप्ताह में निर्णय करें और जब 1 सप्ताह में भी कोई निर्णय नहीं आया तो सुप्रीम कोर्ट ने रिहा कर दिया। क्या हाँ, पेरारीवलम को किया गया अभी। ठीक है, तो कुल मिलाकर बात यह है कि इस तरह से पेरारीवलम जो है उसको रिहा किया गया है। ठीक है, और 7 अन्य आरोपी और हैं। ठीक है, उन अन्य आरोपियों को भी समय समय पर अलग अलग तरीके से देखा जाएगा। तो ये कॉन्सेप्ट है इस पूरे पैराग्राफ के अंदर। पूरी फर्स्ट टॉपिक जो है आपके पास में है, उसके पास में यही समझाया गया है और कुछ समझाया नहीं गया, वो मैंने आपको ब्रीफ में लिखवा दिया। आप इसको भी देख सकते हो। बस दिक्कत क्या है, थोड़ी सी ये मिक्स कई जगह हो जाती है चीज़ें, तो
आप लोग मुझसे कह रहे थे कि सर स्पष्ट नहीं हो पाता, तो लो भैया स्पष्ट हो गया। ठीक है, चीजें समझ में आ रही है सबको, हाँ या ना? कोई दिक्कत? अब इससे संबंधित प्रश्न को देखिए को, बिल्कुल इसको क्वेश्चन को देखिए। अब क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन को क्या बोलते हैं? खोदा पहाड़ निकली चुहिया। इतने डिस्कशन के बाद अगर कोई, हाँ नहीं, एक बार जरा इस क्वेश्चन को देखो, वो क्या है कि किस अनुच्छेद के तहत ऐसा किया गया है। मेंस पर्सपेक्टिव से कौन सा क्वेश्चन आ सकता है उसको लिखो, लिखिए क्वेश्चन। आज हम आपके साथ वो करने वाले हैं जो आपने सोचा नहीं होगा। लिखो क्वेश्चन, लिखो जो आप प्रैक्टिस करना, जो अगली बार का पेपर देना वो प्रैक्टिस करना। संविधान का अनुच्छेद 142 क्या है? इसकी आवश्यकता पर प्रकाश डालिए। इसकी आवश्यकता पर प्रकाश डालिए, तो डाल दोगे प्रकाश? ठीक है, क्या है मैंने लिखवा दिया, आवश्यकता पर प्रकाश को डालिए। वंचितों को अगर न्याय दिलाना है और प्रक्रियात्मक देरी के कारण या किसी अन्य के कारण न्याय नहीं मिल पा रहा है, तो भाई सुप्रीम कोर्ट को आगे आना पड़ेगा कि नहीं आना पड़ेगा? ठीक है, दुनिया में कुछ लोग इसकी आलोचना करते हैं, लोग कहते हैं कि भाई ऐसा राइट सुप्रीम कोर्ट को नहीं होना चाहिए, लेकिन कई मामलों में क्या होता है कि अगर सर्वोच्च न्यायालय जैसी संस्थाओं को इस प्रकार के अधिकार नहीं हुए, तो आप कभी भी न्याय सुनिश्चित नहीं करवा पाएंगे। अब राष्ट्रपति जी लंबे समय तक, है ना, अगर राष्ट्रपति जी अगर लंबे समय तक जो है उसकी याचिका को क्यों लंबित रखे हुए, ये भी एक क्वेश्चन मार्क है कि नहीं है? हालांकि भारत के संविधान में ऐसी कोई समय सीमा नहीं दे रखी है जिसमें राष्ट्रपति को कोई निर्णय लेना है, लेकिन इसका अर्थ क्या हुआ? संविधान निर्माता को उम्मीद ही नहीं थी कि राष्ट्रपति 12-12 साल 15-15 साल तक कोई निर्णय नहीं लेंगे। भाई आपको जो निर्णय लेना है, अब देखिए इसके अंदर पूरी राजनीतिक कार्यक्रम चलता है, राजनीतिक घटनाक्रम चलता है। राजीव गांधी का हत्यारा कौन माफ करना चाह रहा है, कौन नहीं? एक तरफ मानव अधिकार वालों का प्रेशर है कि यार माफ कर दो, ठीक है, एक तरफ राजनीतिक दलों का दबाव है कि ये राजीव गांधी के हत्यारे हैं, समझ गए? बीजेपी बचना चाह रही है कि अगर राजीव गांधी के हत्यारों को वो माफ कर दे, ये सही नहीं रहे, ठीक है, आरोप लगेगा कि राजीव गांधी के हत्यारे को माफ कर दिया। ये सब इसके अंदर राजनीति भी आ जाती है, और राज्यपाल और राष्ट्रपति वास्तव में एक नाम मात्र के प्रमुख है। ये सर इतना आसान से क्यों पूछ ले तो दिक्कत ही ना हो। बिल्कुल बिल्कुल।